हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था सहकारी समितियों के बारे में। जो लोग वीडियो ना देखे हो उसकी लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। आज का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे हम लोग राजभाषा के बारे में। आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। किस बारे में बात करेंगे हम लोग? राजभाषा। इसे संविधान में कहां जगह दी गई है? भाग 17 के अनुच्छेद कहां से कहां तक? 343 से 351 तक। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पिछले वीडियो पसंद आ रहे होंगे। जितना हो सके आप लोग चैनल को शेयर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करिए अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो, ठीक है, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। देखिए क्या है कि पॉलिटी में हमारा धीरे धीरे 80% के करीब कवर हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हिस्ट्री लेके आएंगे। तो सबसे पहले आप लोग बताइएगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री लानी है या इंडियन हिस्ट्री। तो जिस तरीके से आप लोग बोलेंगे वीडियो आते रहेंगे। आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए राजभाषा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि काफी लोगों के मन में चल रहा होगा कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा, काफी लोगों को पता भी नहीं होगा। तो देखिए जो राजभाषा है यह अलग वर्ड है और जो राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रीय भाषा, वो अलग शब्द है। आप लोगों का एक कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं। जितने लोगों को लगता होगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है तो ये कंफ्यूजन आप लोग मत पालिए माइंड में, क्योंकि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा निर्धारित नहीं की गई है। जो हिंदी है यह राजभाषा है। दोनों में अंतर क्या है? राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जो राजनीतिक तौर पर निर्धारित की जाती है कि राजनीतिक कामकाज उसके तहत किए जाएंगे, वह राजभाषा होती है। और राष्ट्रभाषा वह होती है जो पूरे क्षेत्र विशेष में, एक राष्ट्र में 50% से अधिक लोग जिसे बोलते हो और समझते हो और उसे क्या किया जाए कि राष्ट्रभाषा के रूप में निर्धारित कर दिया जाए, तो वह एक देश की राष्ट्रीय भाषा हो जाती है। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत में जितनी भी आपके अनुसूची 8 में आप लोग देखे होंगे, जब मैंने पढ़ाया था कि उसमें कुल 22 भाषाओं को क्या किया गया है? आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। तो वो सारी भाषाएं क्या है? हमारी आधिकारिक भाषा है और राजभाषा के तहत आती हैं। राष्ट्रीय भाषा भारत की कोई नहीं है। ये कंफ्यूजन आप लोग माइंड से निकाल दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर यह है कि जो राजभाषा है इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो जो अनुच्छेद 343 का अनुच्छेद 343 का एक जो आर्टिकल दिया गया है उसमें कहा गया है कि संघ की जो भाषा है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी होगी। संघ की जो भाषा है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी होगी और उसका जो अंक है, अंक जैसे हम लोग लिखते हैं, देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं कि हम लोग अंक कैसे लिखते हैं। 1 2 3, ये क्या है? ये रूपांतरित वर्ड है इसका। किसका? जो हमारी देवनागरी लिपि का जो गिनतियां हमारी होती हैं, जो अंक होते हैं, वो कैसे होते हैं? 1 2 3 4। काफी लोग इसे जानते भी नहीं होंगे, बहुत अजीब होता है, ठीक। तो ये हमारा क्या है? ये देवनागरी लिपि की अंकीय भाषा है और यह क्या है? इसका रूपांतरित अंग्रेजी रूप है जो राष्ट्रीय रूप दिया गया है इसे, ठीक है, राष्ट्रीय भाषा के तौर पर। तो हम लोग यह देखेंगे कि जो हमारी राजभाषा है, राजभाषा हिंदी है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली, लेकिन इसका जो अंक है वह रूपांतरित करके 1 2 3 4 इस रूप में लिखा जाता है, न कि देवनागरी लिपि में। चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जो हमारी राजभाषा है वह हिंदी है और भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। जो हमारी राजभाषा है इसे 4 उपखंडों में विभाजित किया गया है। संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, न्यायपालिका की भाषा। संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, न्यायपालिका की भाषा और अन्य आदर्शों की भाषा। तो इन चारों को हम लोग डीपली देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संघ की भाषा। आइए शुरुआत करते हैं। संघ की भाषा, इसके तहत क्या कहा गया है? जो हमारा अनुच्छेद 343 का 1 है, इसमें शुद्ध शब्दों में लिखा गया है कि भारत की राजभाषा कौन सी होगी? देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी। आइए एक एक करके हम लोग लिखते हैं। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी
संघ की भाषा है होगी। और इसके आगे एक चीज जोड़ा गया है, लेकिन अंक देवनागरी का रूपांतरित रूप होगा। रूपांतरित रूप होगा, रूपांतरित का मतलब कि इसे बदल के लिखा जाएगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आप लोगों को, देवनागरी ये है, ठीक, और इसे चेंज किसमें किया गया है, 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक। तो इसकी जो हमारी भाषा है, संघ की जो भाषा है वो हिंदी है, लेकिन देवनागरी लिपि में क्या किया गया है, सॉरी, इसके अंकों को देवनागरी लिपि से कन्वर्ट करके इस अंक में लिखा गया है, ठीक। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि एक आयोग आया था भाषा के लिए, एक अधिनियम लाया गया था। तो वह अधिनियम कैसे पास हुआ था, कहां पेश हुआ था, किसकी अध्यक्षता में आया था, सारी चीज हम लोग देखेंगे, एक एक करके सब पॉइंट करके लिखेंगे। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में सबसे पहले अधिनियम को देखेंगे। 1955 में राष्ट्रपति ने 1955 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में, बीजे खैर की अध्यक्षता में, बीजे खैर की अध्यक्षता में क्या किया था, आयोग का गठन किया। आयोग का गठन किया 1955 में यह बात हुई। उसके बाद इसका सब पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि एक आयोग का गठन किया गया, किसके लिए, राजभाषा के लिए। अधिनियम पास होगा, अभी आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को, इसे अभी समझ में नहीं आ रहा होगा पूरा। जब ये हमारा खत्म होगा आर्टिकल, तब समझ में चीजें आ जाएंगी, आप लोग नोट डाउन करिए बस। फिर आता 1956। 1956 में क्या होता है, रिपोर्ट पेश की गई। 1956 में रिपोर्ट संसद में पेश की गई, पेश की गई। उसके बाद अगले साल क्या होता है, 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में क्या होता है, इसकी समीक्षा की जाती है। 1957 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति की समीक्षा होती है। एक एक पॉइंट समझाऊंगा, परेशान मत होइए। समिति की समीक्षा की गई, समीक्षा की गई, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट आता है क्या, संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 अधिनियमित किया। आगे चल के 1963 में संसद ने राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम 1963 में राजभाषा अधिनियम 1963 अधिनियमित किया, अधिनियमित किया। मैं बात करूंगा इन सब पे। देखिए क्या हुआ कि जब यह कन्फर्म हुआ कि संघ की जो भाषा होगी वह हिंदी होगी, देवनागरी लिपि की हिंदी। उसके बाद बात आती है कि इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी और भाषा के लिए विशेष तौर पर एक अधिनियम पारित किया जाएगा, राजभाषा अधिनियम। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि 1955 में राष्ट्रपति थे, उस समय जो राष्ट्रपति थे 1955 में, उन्होंने बीजी खैर की अध्यक्षता में क्या किया, एक आयोग का गठन किया। किसके लिए, राजभाषा के लिए। तो जब यह आयोग गठन किया गया तो 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट संसद को पेश की राजभाषा से संबंधित। जब संसद में यह रिपोर्ट गई तो 1957 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति की समीक्षा की गई। समीक्षा का मतलब यह है कि जो समिति बनाई गई थी, जो इसने रिपोर्ट पेश की, वह कहां तक सही है, कहां तक गलत है, अगर इसमें कोई कमियां हैं तो इसमें सुधार किया जाए। ये सारी चीजें किसके तहत आती हैं, समीक्षा के तहत। नाम याद रखिएगा, पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति की समीक्षा की गई थी। उसके बाद जब इसकी समीक्षा हुई, चीजें क्लियर हुई, तब क्या हुआ कि 1963 में संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963
पारित कर दिया। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये जरूर याद रखिएगा कि कब से स्टार्ट हुआ और कब यह पारित हुआ था। तो आप लोग इसे नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे की बातें करता हूं। ठीक, आप लोग इसे नोट डाउन करिए। उम्मीद करता हूं नोट डाउन कर चुके होंगे आप लोग। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, जब यह अधिनियम आया था ना, तो एक पॉइंट में लिख दूं यही नोट करके, यहां जब यह अधिनियम पास हुआ तो इसने हिंदी को क्या दी, वरीयता दी कि हिंदी ये हमारी राजभाषा होगी। लेकिन हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी इसके साथ रखा गया है। मैं आगे बात करूंगा, बहुत सही तरीके से बताऊंगा आप लोगों को। इसने वरीयता दी कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी रहेगी। ठीक, तो ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट करके। आइए बात करते हम लोग आगे। संघ की भाषा हो गई। पहले मैंने बताया था कि भाषा के उपबंध को 4 भागों में बांटा गया था। संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, फिर उसके बाद न्यायपालिका की भाषा और अन्य आदर्शों की भाषा। चारों पर बात करेंगे। पहला टॉपिक हमारा हो गया कौन सी, संघ की भाषा। बात आती है क्षेत्रीय भाषा। सेकंड पॉइंट, क्षेत्रीय भाषा। देखिए, क्षेत्रीय भाषा में बात क्या की, क्षेत्र का क्षेत्र का मतलब यह है कि राज्य। राज्य में सबसे बड़ा होता है राज्य विधायिका। तो राज्य विधायिका क्या करती है कि भाषा के तौर पर राज्य विधायिका किसी भी एक भाषा को चयनित कर सकती है। अपने राज्य की भाषा के लिए किसी भी एक भाषा को चयनित कर सकती है, लेकिन वह हिंदी को भी चयनित कर सकती है। वह या तो कोई अपनी भाषा तय करे या फिर हिंदी को तय करे। अगर दोनों में कंफ्यूजन है तो अंग्रेजी होगी, अंग्रेजी कंपलसरी है। अगर दो हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में से कोई भी भाषा क्लियर नहीं हो रही है तो अंग्रेजी भी ऑप्शन में रहेगा, अंग्रेजी का चयन कर सकती है। यहां पर एक बात खुल के सामने आती है कि आप लोगों ने देखा कि अनुसूची 8 में भाषा के बारे में बात की गई, तो हमारी जो आधिकारिक भाषाएं हैं टोटल 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो ये जो राज्यों के तहत क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, इनमें अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी भाषा का चूज करना चाहे जो उन 22 भाषाओं में से भी नहीं है, गौर से सुनिएगा, ऐसी भाषा जो उन 22 भाषाओं में भी नहीं है, जो भाषाएं हमारे अनुसूची 8 के तहत भाषा में दी गई हैं, संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, उसके अलावा अगर कोई भाषा है तो उसे भी राज्य क्या कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है। वह उन भाषाओं के अलावा भी कोई नई भाषा को भी अपने विधायिका में रख सकता है। तो ये उसे फ्रीडम प्रदान की गई है। चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए लिखते हैं, राज्य विधायिका एक या अधिक भाषा, राज्य विधायिका एक या एक से अधिक भाषा, एक या एक से अधिक भाषा अथवा हिंदी में से कोई भी आधिकारिक तौर पर रख सकती है, कोई भी आधिकारिक तौर से रख सकती है। अगर कोई भी क्षेत्रीय भाषा अथवा हिंदी भाषा नहीं हो पा रही है तो ऑप्शन के तौर पर अंग्रेजी भी रख सकता है। ऐसे करके लिख लेंगे। अगर दोनों नहीं हो रहे तो अंग्रेजी कंपलसरी है। अगर कोई भी भाषा चूज नहीं हो रही तो अंग्रेजी में कार्य किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि संविधान के तहत इसे मान्यता संसद ने प्रदान की है। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। सेकंड पॉइंट आता है इसका। सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, राज्य की अनौपचारिक भाषा की मान्यता। राज्य के अनौपचारिक भाषा की मान्यता केवल राष्ट्रपति ही प्रदान कर सकता है। उसके लिए आर्टिकल दिया गया है कि अगर राज्य की कोई भी एक ऐसी भाषा जिसे अनौपचारिक भाषा घोषित करना है तो वह मान्यता केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, राष्ट्रपति प्रदान कर सकता है। ठीक, आइए बात करते हैं अनुच्छेद 347 के तहत। अनुच्छेद 347
क्या प्रावधान किया गया है कि राज्य की अनौपचारिक भाषा की मान्यता, राज्य की अनौपचारिक भाषा की मान्यता केवल राष्ट्रपति ही प्रदान कर सकता है, केवल राष्ट्रपति ही प्रदान कर सकता है। अगर राज्य में कोई ऐसी भाषा है जिसे अनौपचारिक भाषा का मान्यता देना है तो यह मान्यता केवल राष्ट्रपति ही प्रदान कर सकता है। यह किस आर्टिकल के तहत कहा गया है? आर्टिकल 347 के तहत यह बात की गई है। ठीक, तो हमारी दो भाषाएं हो गई, क्षेत्रीय भाषा और संघ की भाषा। संघ की भाषा हिंदी, मतलब भारत की जो हमारी राजभाषा है भारत की, वह हिंदी है। फिर से मैं याद करा दूं, हिंदी केवल राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा भारत की कोई नहीं है। राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा में अंतर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि राजभाषा वह होती है जो प्रशासन से संबंधित कार्यों में ली जाती है उपयोग में, वह राजभाषा कहलाती है। जैसे शासन चलाना या केंद्र की भाषा, राज्य की भाषा, ये सब क्या है? राजभाषा है। तो वो हिंदी निर्धारित की गई है। राज्य भी अगर चाहे तो हिंदी को भी रख सकता है या फिर अपनी कोई क्षेत्रीय भाषा रख सकता है। अगर इन दोनों को नहीं रखना चाहता तो अंग्रेजी कंपलसरी है कि अंग्रेजी उसमें रखी ही जाएगी। तो उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर होंगी। क्षेत्रीय भाषा भी हो गई। अब बात करेंगे हम लोग थर्ड पॉइंट की, जो है हमारा न्यायपालिका की भाषा। ये इंटरेस्टिंग है, न्यायपालिका की भाषा। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, क्योंकि मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत जल्दी रफ कर देता हूं। तीसरी बात यह पॉइंट, इसकी तीसरी पॉइंट में बात क्या की गई है? न्यायपालिका की भाषा। न्यायपालिका की भाषा। न्यायपालिका की जो भाषा है अनुच्छेद 348 के तहत की गई है। 348 के तहत इसमें बात की गई है। इसमें प्रावधान यह है कि जब तक संसद न चाहे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। संसद अगर चाह ले तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषाओं में भी कर सकती है। यह अधिकार, देखिए, न्यायपालिका की भाषा चेंज करने का अधिकार, लैंग्वेज चेंज करने का जो पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, हमारी संसद के पास है। संसद अगर चाहे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है उसे क्या कर सकती है? वह पूरी तरह से चेंज कर सकती है। वरना दोनों में इंग्लिश में ही, अंग्रेजी में ही क्या होगा? याचिकाएं दायर की जाएंगी। आप लोगों को एक प्रावधान बता दूं, अभी आगे आएगा, कि सुप्रीम कोर्ट में यह प्रावधान किया गया है कि वहां उन्हीं चीजों पर कार्यवाही होगी, उन्हीं याचिका की सुनवाई होगी जो अंग्रेजी में पेश की जाएंगी। वहां किसी भाषा पर क्या नहीं किया गया है? अधिकार नहीं दिया गया है। या फिर अगर आप किसी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं, अगर आप किसी क्षेत्रीय भाषा अथवा हिंदी का प्रयोग करते हैं तो उसका अंग्रेजी अनुवाद, इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूरी है, वरना आपकी याचिका वहां से खारिज कर दी जाएगी। अभी आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को, इंटरेस्टिंग है। हमारे भारत में अंग्रेजी इतनी कंपलसरी हो गई है कि आप लोग को सोच के यहाँ अजीब नहीं लगता होगा कि जैसे भारत हिंदुस्तान है, यहाँ की जो भाषा हिंदी है वो काफी, कम से कम 42% अपने भारत में लोगों द्वारा बोली जाती है, और इसमें 50% लोग ऐसे हैं जो हिंदी को पूरी तरह से समझते हैं। तो एक राष्ट्रीय भाषा घोषित करने के लिए क्या होता है कि ये सारे जो प्रावधान है हिंदी उसे पूरा करती है। लेकिन भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें काफी सारी भाषाएं, काफी सारी संस्कृतियां हैं, उनको समेट के हमारा पूरा भारत बना है। तो इसलिए एक भाषा को संवैधानिक दर्जा देना भी राष्ट्रीय भाषा के रूप में यह भी उचित नहीं था, इसलिए राष्ट्रीय भाषा का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। कोई निर्धारित राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा के तौर पर हिंदी है। बाकी 22 हमारी आधिकारिक भाषाएं हैं जो अनुसूची 8 के तहत दी गई हैं। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गए। सारा बेस मैंने आप लोगों का क्लियर कर दिया। बात करते हैं न्यायपालिका की भाषा। पहले पॉइंट में लिखेंगे, जब तक संसद न चाहे, जब तक संसद न चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही, HC हाई कोर्ट या SC
SC, फिर बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट, शेड्यूल कास्ट नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में ही की जाएगी। ठीक। सेकंड पॉइंट आता है राज्य विधानसभा भी जो विधेयक पेश करता है, जो बिल पेश करता है, जो संशोधन करता है, या फिर जो क्या होते हैं याचिकाएं दायर की जाती हैं, उनमें वह क्या करता है कि अंग्रेजी में ही पेश किया जाता है। अगर मैंने जो भी आप लोगों को बताया कि अगर किसी अन्य भाषा में पेश किया जाना है तो उसका अनुवाद जरूरी होता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूरी होता है। जैसे कन्नड़ हो गई, आपकी मलयालम हो गई, या फिर बिहारी या अवधी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो गई, अगर वहां उस राज्य की विधानसभा में पेश होता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी उसके साथ में देना पड़ता है अथवा वह अमान्य कर दिया जाता है। आइए यही पॉइंट है, लिखेंगे राज्य विधानसभा में भी जो विधेयक पेश होते हैं, राज्य विधानसभा भी विधेयकों, अधिनियमों इत्यादि, मतलब कोई भी चीज हो, चाहे विधेयक हो, चाहे अधिनियम हो, चाहे संशोधन हो, चाहे कोई किसी भी तरह का अधिनियम हो, वह उसके बारे में बात की जाएगी। किसी भी भाषा का प्रयोग इत्यादि में किसी भी भाषा का प्रयोग क्या कर सकता है? कर सकता है, कर सकता है, लेकिन अंग्रेजी अनुवाद होना आवश्यक है। लेकिन उस संबंधित भाषा का अंग्रेजी अनुवाद, जिसे हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन बोलते हैं, अंग्रेजी अनुवाद होना आवश्यक है। क्लियर? आइए दोनों पॉइंट समझते हैं। न्यायपालिका की भाषा क्या है? एक तरह से अगर हम लोग देखें तो वो इंग्लिश ही है। ठीक है? क्यों? कि जब तक संसद न चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में ही की जाएगी। मतलब यहाँ तो जायज सी बात हो गई कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यवाही होती है वह इंग्लिश में ही होती है। क्यों? कब तक होगी? जब तक संसद अगर चाहे तो इसकी लैंग्वेज को चेंज कर सकती है। फिर बात आती है कि राज्य विधानसभा में भी जो विधेयक और अधिनियम इत्यादि पेश किए जाते हैं वह किसी भी भाषा में किए जा सकते हैं। राज्य विधानसभा में विधेयक, अधिनियम या फिर कोई भी बिल ऐसा है जो पेश किया जाता है वह किसी भी भाषा में पेश किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बशर्ते एक शर्त दी गई है कि उसके साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी होना क्या है? कंपलसरी है। अगर उसके साथ अंग्रेजी अनुवाद नहीं होगा तो कोई भी याचिका आप डालोगे तो वह खारिज कर दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आगे बात करेंगे। एक पॉइंट और है, उसे लिख लेते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए जो स्पेशल प्रावधान किया गया है, सुप्रीम कोर्ट केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनता है जो अंग्रेजी में हो। क्यों? वो भी बात करूंगा मैं। सर्वोच्च न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनता है, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनता है जो अंग्रेजी में होती हैं। कहाँ होती हैं? जो अंग्रेजी में होती हैं। क्यों? क्योंकि संसद ने अभी तक इस पर कोई भी प्रावधान नया नहीं लाया है। संसद के द्वारा कोई भी ऐसा नया प्रावधान नहीं लाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा को
चेंज किया जाए। इसलिए पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय की जो लैंग्वेज थी वह इंग्लिश थी और आज भी वह इंग्लिश ही चली आ रही है। ठीक, तो इतनी सारी चीजें थी न्यायपालिका की भाषा से। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होंगी, आप लोग इसे नोट डाउन करिए। फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, विशेष निर्देश की जो भाषा है। आइए इसे रफ करते हैं। इसके बाद में लास्ट में वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन सी भाषा, शास्त्रीय भाषा। ठीक है, शास्त्रीय भाषा एग्जाम में पूछता है। 2019 तक काफी सारी संख्याएं बढ़ी हैं, कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। 6 के बारे में बात करूंगा, किसको किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया और भाषा का नया वर्ग शास्त्रीय भाषा वर्ग कब लाया गया था संविधान के तहत भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो सारी चीजों पर बात करेंगे। आइए पहले देखते हैं विशेष निर्देश, जो चौथा पॉइंट है हमारा। 3 पॉइंट हो गए ना भाषा से संबंधित। विशेष निर्देश के तहत भाषा, ठीक, इसमें क्या किया गया है, भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। राष्ट्रपति महोदय ने यह प्रावधान किया है कि जो अल्पसंख्यक भाषा समूह है, मतलब अल्पसंख्यक वर्ग ऐसा है जो स्पेशल भाषा अपनी बोलता है, उसकी सुरक्षा के लिए क्या बात की गई है कि राष्ट्रपति महोदय ने यह प्रावधान किया है कि उन लोगों की जो प्रारंभिक शिक्षा होगी वह उनकी मातृभाषा में दी जाएगी। जो अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा है, ऐसी भाषा जिसे बहुत कम लोग बोलने वाले हैं, उसे जीवित रखने के लिए उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा होगी उनके बच्चों की, वह उनकी मातृभाषा में दी जाए। यह प्रावधान किसने किया है, राष्ट्रपति महोदय ने यह निर्देश दिया है। किसे, उस राज्य को अथवा उस राज्य विधानमंडल अथवा क्षेत्रीय सभा को यह निर्णय दिया है कि आप निर्देश दिया है कि आप वहां के जो अल्पसंख्यक भाषा वर्ग के बच्चे हैं उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा होगी इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम ना करके आप क्या करेंगे कि उनकी मातृभाषा में देंगे, जो उनकी मातृभाषा है। आइए बात करेंगे, हेडिंग बनाएंगे भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। सबसे पहले लिख लेंगे, कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति के निर्देशानुसार प्रावधान क्या किया गया है, पूरा का पूरा हम लोग लिखेंगे। प्रत्येक राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकरण को, प्रत्येक राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकरण को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक समूह के, राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक समूह को, राज्य भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा या को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा, उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए, शिक्षा प्रदान की जाए। यह प्रावधान किसने किया, राष्ट्रपति महोदय ने यह आदेश दिया है। किसे, राज्य, प्रत्येक राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकरण को यह आदेश दिया है कि जहां भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग है उनके बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा होगी वह शिक्षा किसके तहत दी जाए, उनकी मातृभाषा के तहत दी जाए। क्यों, अगर उन्हें उनके बच्चों को भी, देखिए कोई भी चीज होती है अगर पीढ़ी दर पीढ़ी वो चेंज होती रहती है। अगर आप अपनी नई पीढ़ी को नई चीजें बताओगे तो वो नई चीजें सीखेंगे, पुरानी चीजें आप नहीं बताओगे तो उनसे उनका कोई वास्ता नहीं है, वो नहीं जानेंगे कि ये चीज क्या थी। तो जो ये लैंग्वेज है इसे जीवंत रखने के लिए, इसे जीवित बनाए रखने के लिए, इसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या किया गया है कि सरकार ने ही, अर्थात हमारे राष्ट्रपति महोदय ने यह प्रावधान कर दिया है कि जो राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकरण होगा
उसको यहाँ आदेश देते हैं राष्ट्रपति महोदय कि जो अल्पसंख्यक भाषा का वर्ग है, अल्पसंख्यक भाषा वर्ग है, उस समूह के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी शिक्षा जो होगी मातृभाषा में दी जाए। मातृभाषा का मतलब यह है जो लैंग्वेज जो लोग बोलते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं यह क्लियर हो गया होगा विशेष निर्देश से संबंधित। यह एक ही पॉइंट था। अब बात करेंगे शास्त्रीय भाषा का दर्जा। शास्त्रीय भाषा कहते किसे हैं, कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं और यह प्रावधान कब आया। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा हमेशा, क्योंकि 6 भाषाएं हैं, आपकी 2013 तक में जुड़ गई थी, तो 2019 तक का डाटा मेरे पास है, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। शास्त्रीय भाषा 2004 में क्या हुआ कि भारत सरकार को एक नए भाषा वर्ग बनाने की क्या हुई, उत्सुकता हुई कि एक और नया भाषा वर्ग बनाया जाए 2004 में। ये चीज सिर्फ सोची गई, किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा। और 2006 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए मापदंड 2006 में, देखिए 2004 में शास्त्रीय भाषा वर्ग बनाने का क्या किया गया, प्रावधान किया गया, या यह बात सामने आई। और 2006 में निर्धारित किया गया कि किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कैसे दिया जाए, उसके लिए मापदंड तैयार किया गया कि क्या क्या गुण उसमें होने चाहिए, तो उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे देना चाहिए। उसके बाद बात आती है कब, कि उसमें देखेंगे कि जो कोई भी भाषा है अगर उसे शास्त्रीय भाषा बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि उसका जो अस्तित्व है इतिहास में 2000 से 1500 साल पहले, 1500 से 2000 साल पहले के पुराणों में उस भाषा का अस्तित्व होना चाहिए, तब जाके उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। फिर से समझेंगे कि 2004 में भारत सरकार को यह उत्सुकता हुई, या यह कार्य करने की क्या हुई, उत्सुकता हुई कि एक सांस्कृतिक भाषा बनाई जाए। ठीक है, कौन सी भाषा, सॉरी, शास्त्रीय भाषा बनाया जाए। तो शास्त्रीय भाषा बनाने का विचार आया 2004 में। 2006 में यह तय किया गया कि अगर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा बनाना है तो उसके लिए जरूरी मापदंड क्या होना चाहिए, कि यह अगर यह प्रावधान वह पूरा करता है, यह नियम वह फॉलो करता है, तो उसे शास्त्रीय भाषा दे दिया जाएगा। तो वो नियम जो बनाया गया, वह नियम क्या था कि अगर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा बनाना है तो उसके लिए उसके 1500 से 2000 पूर्व के जो पुराण हैं उसमें उसका अस्तित्व होना चाहिए, तब जाके उसे शास्त्रीय भाषा बनाया जाएगा। तो इसके तहत 2019 तक में हमारी कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए एक एक पॉइंट करके लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, शास्त्रीय भाषा का दर्जा। यह हमेशा मेंस में पूछता है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा। या आपके प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बना देगा कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो लेटेस्ट रूप में जोड़ी गई है, किससे, शास्त्रीय भाषा में। या फिर आपके एसएससी बैंक में भी यहां से क्वेश्चन उठा सकता है। शास्त्रीय भाषा के दर्जा के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट, कब कब आया। 2004 में भारत सरकार ने एक नया भाषा वर्ग को बनाया। 2004 में भारत सरकार ने एक नया भाषा वर्ग शास्त्रीय भाषा बनाया, एक नया वर्ग ही बना दिया शास्त्रीय भाषा का। उसके बाद बात आती है सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट में बात की गई कि 2006 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का मानदंड तय किया गया। 2006 में किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए मापदंड निर्धारित किया गया। उसके बाद बात आती है कि वह मापदंड था क्या, उसे हम लोग अब लिखेंगे। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा
घोषित करने के लिए क्या करना पड़ता है? घोषित करने का अधिकार, ऐसे करेंगे। घोषित करने का जो आधार है वह क्या है? 1500 से 2000 वर्ष पुराने इसके प्रारंभिक ग्रंथों में, पुराने इसके प्रारंभिक ग्रंथों में दर्ज इतिहास की पौराणिकता हो। ग्रंथों में दर्ज इतिहास की पौराणिकता, बात करेंगे इस पर। देखिए, किसी भी भाषा को अगर शास्त्रीय भाषा घोषित करना है तो उसके लिए उसका जो आधार है वह क्या होना चाहिए कि 1500 से 2000 वर्ष पुराने इसके जो ग्रंथ हैं, 1500 से 2000 पुराने इस भाषा के जो ग्रंथ हैं उनमें जो इतिहास वर्णित किया गया है, उसमें जो चीजें लिखी गई हैं उसकी प्रमाणिकता हो, कुछ प्रमाण मिला हो या पौराणिक हो कि हाँ यह चीज यथार्थ रूप में की गई थी, तब जाके उसे भाषा का दर्जा, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। मेन चीज है, ये याद रखिएगा कि कितने वर्ष पुराने, 1500 से 2000 वर्ष पुराने इसके प्रारंभिक ग्रंथों में दर्ज इतिहास की क्या हो? पौराणिकता हो। ठीक, तो इतनी सारी चीजें थी शास्त्रीय भाषा से संबंधित। एक पॉइंट रहता है जो करंट से जुड़ेगा आप लोगों को कि 2019 तक कुल 6 भाषाओं को यह दर्जा मिल चुका है। कौन कौन सी भाषाएं हम लोग देखेंगे? 2019 तक कुल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। वो 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं? पहली तमिल, इसे कब दिया गया? 2004 में। उसके बाद आती है हमारी संस्कृत, इसे कब दिया गया? 2005 में। उसके बाद आती है हमारी तेलुगु, इसे कब दिया गया? 2008 में। 3 हो गई, 3 और बची। कन्नड़ 2008, कन्नड़ के बाद मलयालम, मलयालम को कब दिया गया? 2013। उसके बाद आती है ओडिया, ओडिया को यहां कब दिया गया प्रावधान? तो 2014 में। इस तरह से अगर हम लोग इसकी नंबरिंग करें तो हमारी कुल 6 भाषाएं हो गई। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक, देखिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछने का आइडिया भी बता दो, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। एसएससी बैंक रेलवे का क्वेश्चन, कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? क्लियर, आप टिक कर देंगे। जैसे एनटीपीसी आपका हो गया, ग्रुप डी की हो गई चीजें, सारी वैकेंसियां, तो उनमें पूछेगा कि कुल 2019 तक या वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। नंबरिंग से सिर्फ पूछेगा, तो आप लोग मार्क करेंगे 6। अब हम लोग आते हैं हाई लेवल के एग्जाम में, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, बैंक हो गया। उसमें पूछेगा कि आपकी कुल भाषाओं का नाम दे देगा, उनमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सी भाषा है जो आपके शास्त्रीय भाषा में नहीं है। उनमें से क्या करेगा? 3 इनमें से दे देगा, 1 बाहर का दे देगा। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी भाषा आपकी शास्त्रीय भाषा है, उनमें 3 बाहर की देगा, 1 यहाँ का देगा। अब बात करते हैं कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन नंबरिंग से पूछेगा कि सबसे पहले किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तमिल। और उसके बाद पूछ लेगा कि 5वीं कौन सी भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो आप लोग टिक करेंगे मलयालम। इनमें क्रमवार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में क्रमवार पूछ सकता है। तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए और दोस्तों में शेयर करिए। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए।